So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about our new topic that is Van der Waal gas equation. तो देखो वैन डर वॉल गैस इक्वेशन को ना हम क्या बोल सकते हैं, रियल गैस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? रियल गैस इक्वेशन। अच्छा, तो शब्द से ही पता चल रहा है कि हमको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो कि आइडल गैस से ही डिराइव होके एक रियल गैस इक्वेशन का टर्म निकाल के दे, ठीक है ना। तो देखो ये जो रियल गैस है ना दोस्त, ये रियल गैस ना आइडल गैस से ही डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? आइडल गैस से। अगर ये रियल गैस आइडल गैस से डिराइव हुआ है तो हमको पहले आइडल गैस को अच्छे से समझना है सो दैट हम रियल गैस को अच्छे से समझ पाए। ये तो स्टेट ऑफ मैटर का क्या है, एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले आप स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर आइडल गैस पढ़ते हो, फिर आप रियल गैस की तरफ बढ़ते हो। तो ये जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है ना, ये एक रास्ता है जिस रास्ते में आप आइडल गैस से रियल गैस की तरफ चेंज होते हो। समझ में आया? अच्छा, तो कैसे चेंज हो गए? सबसे पहले आपको आइडल गैस में एक ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो रियल गैस में नहीं है, ठीक है ना। देखो एक आइडियल स्टूडेंट और रियल स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है? रियल स्टूडेंट मतलब एक इंसान है, और एक इंसान जो होता है ना वो गलतियों का पुतला होता है, ये बात तो आपको पता ही है। और एक आइडियल बच्चा जो होगा, जिसको कि हम गॉड बोल सकते हैं, उसका काम क्या होगा? वो सारी चीज़ परफेक्ट करता होगा। पर आपको भी पता है रियल लाइफ में चीज़ों में कुछ ना कुछ खामियां होती है, तो वही खामियां हम आज इस रियल गैस में पढ़ेंगे। आपके आसपास जो गैस घूम रहा है वो रियल गैस है, वो आइडल गैस नहीं है। तो अब आपको रियल गैस को अच्छे से समझना है। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडल गैस से बात शुरू करते हैं। अब तक तो आपने पढ़ लिया कि आइडल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PV = nRT। और आपको स्कूल में ये बात भी बताया गया होगा कि ये P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, T होता है टेम्परेचर, N होता है नंबर ऑफ मोल्स और R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बात तो आपको बताया होगा। मेरा आज इस चैप्टर को पढ़ाने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर जो होता है ना वो आइडियल गैस का प्रेशर होता है कि नहीं? तो ये प्रेशर लग कहाँ रहा है आइडियल गैस में? ये वॉल्यूम किस गैस का वॉल्यूम है वो चीज़ आपको नहीं पता चला है। आपको बस फार्मूला दिया गया है, आप बस उस फार्मूले में P देख रहे हो, V देख रहे हो, T देख रहे हो। पर इस फार्मूले के अगर आप अंदर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो P है ना, ये P आया कहाँ से? आइडियल गैस में ऐसा क्या हो रहा है जिससे वो P का जो कॉन्सेप्ट है वो आया इधर? समझ में आया? ये वॉल्यूम है क्या? उस आइडियल गैस में ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इधर आया? समझ में आया? तो ये चीज़ आपको पता चलेगा। तो आपको स्कूल में जैसा पढ़ाया जाता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो V होता है ना वो कुछ और नहीं होता, ये V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम, जैसे धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। आगे P जो होता है ना वो क्या होता है? टोटल प्रेशर। क्या होता है? टोटल प्रेशर। समझ में आया? अब हर एक चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब आप इस चीज़ को पढ़ते हो ना, वॉल्यूम ऑफ गैस को, आपको लगता है कि गैस जो होता है ना, ये पर्टिकुलर कंटेनर है, उस पूरे कंटेनर में क्या करता है? कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। करता है कि नहीं? ठीक है। आइडल गैस के केस में क्या होता है ना, ये सारे के सारे गैसेस जो होते हैं वो सारे के सारे गैसेस ऑब्वियसली सब जगह स्प्रेड होंगे, भले वो कोई भी गैस हो, आइडल गैस हो या रियल गैस हो। पर आइडल गैस को ना हम क्या मानते हैं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। आपको एक काम करके देती हूँ, मैं इसको रब आउट कर देती हूँ सो दैट मैं आइडल गैस को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले। तो देखो आइडल गैस की अगर हम अच्छे से बात करें तो आइडल गैस में क्या होता है? जो पार्टिकल होता है ना, ये जो मैंने ये बनाया है, ये जो मैंने कंटेनर बनाया है ना, ये इसको क्या है? ये कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने गैस छोड़ दिया, ठीक है ना, आइडल गैस को छोड़ दिया। तो उस गैस ने क्या किया? इस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लिया। समझ में आया? तो पार्टिकल जो होता है ना यहाँ पे, उसको कैसा कंसिडर किया जाता है? पॉइंट मास। कैसा कंसिडर किया जाता है? पॉइंट मास। इन केस ऑफ आइडियल गैस, ये देखो मैंने भी तो पॉइंट ही बनाया ना, तो ये पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर दिया जाता है, ठीक है ना।
अच्छा, तो जब आप इनके सारे के सारे पार्टिकल्स को आप क्या करोगे, जब उन सबको पकड़ के इसको मोल्ड करके एक कॉर्नर में, ठीक है ना, जैसे कि आपका घर है, आपका 4 दीवारी वाला घर है, आपका रूम है, उस रूम में मैंने एक गैस छोड़ दिया, आइडल गैस छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, उन सारे के सारे रूम में जितने भी है उन सबको कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर कॉर्नर में रख देना है। आपको ये दिखेगा कि आपका जो पूरा रूम है ना, वो इतना बड़ा रूम है, और उस पूरे रूम में ना जब आप सारे के सारे गैसेस को एक जगह पे डाल दोगे ना, एक जगह पे रख दोगे, तो क्या होगा, इतना सा वो एरिया ऑक्यूपाई करेगा, कितना सा, इतना सा। तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े घर से इतना सा अगर एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो उतना सा एरिया मायने नहीं रखता इतने बड़े घर में। मतलब हाथी के सामने चींटी आना, मतलब हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, है कि नहीं। कहाँ चींटी और कहाँ हाथी। वैसे ही इतने बड़े घर पे इतना सा अगर एरिया अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उससे घर को कोई इफेक्ट होता नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब हम इसी वॉल्यूम को एक जगह मोल्ड कर लेते हैं ना, तो ये जो वॉल्यूम होता है ना, जो इस गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो वॉल्यूम जो होता है वो नॉन नेग्लिजिबल होता है। ये वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, पर ये जो एरिया है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे कंटेनर को, इस पूरे कंटेनर की जितनी वॉल्यूम है वही होगा गैस की वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है कि नहीं, और माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल विच इज ऑक्यूपाइड। पर क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड है और इसको नेग्लिजिबल बोला गया है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम कंसिडर नहीं करते। और अगर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। समझ में आया, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलो, अब ये तो आपको पता चल गया कि आइडल गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस की क्या फॉर्मूला होती है, और इसी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, वी। समझ में आया, ये जो पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, उसमें वी कैसा है वो मैंने आपको अब तक बता दिया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। और ये पी जो होता है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, मैं इन सबको रब आउट करके मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करूँगी कि रियल गैस में ऐसा क्या होता है जिससे जो इक्वेशन है आइडल गैस का वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको रब आउट कर देती हूँ। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रियल गैस के बारे में, ठीक है ना। देखो, रियल गैस में क्या होता है ना, पहले तो मैं कंटेनर बना लेती हूँ। सेम चीज़ होता है, कुछ नहीं है, मैं सब कुछ सेम कर रही हूँ, बस चीज़ें अलग अलग दिखेंगी। कैसे दिखेंगी वो आपको बताऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। सेम कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर में जो पार्टिकल्स होंगे ना रियल गैस के, उनको हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एज अ रिजिड स्फीयर, ठीक है ना। इन रियल गैस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रियल रिजिड स्फीयर। मतलब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये सबके सब स्पेरिकल शेप के। देख के आपको समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इनका पर्टिकुलर मास भी होता होगा, क्योंकि ये स्पेयर है और ये रिजिड है, तो एक सॉलिड होगा, तो इस पर्टिकुलर इसमें मास होता होगा, ठीक है ना। तो इसका एक मास तो है, लेकिन ये जब पूरे कंटेनर में घूमता रहेगा ना, और इन सबको जब हम मोल्ड करके एक पर्टिकुलर कंटेनर के कॉर्नर में शिफ्ट कर देंगे, तो आपको पता है क्या दिखेगा, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेगा। पहले तो वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस ने इतना सा स्पेस लिया था, पर ये रियल गैस ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा, और इस बार ये सारे के सारे मासेस जो होंगे ना, यहाँ पे अरेंज होंगे। समझ में आया। तो जब ये अरेंज किया जाएगा तब आपको एक चीज़ दिखेगा। आपने जो आइडल गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस देखा था, जो कि ये वाला एरिया था, है ना,
व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, पहले तो ये मुझे बताओ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, इट इज द अवेलेबल स्पेस अच्छा आई थिंक मैंने अवेलेबल की स्पेलिंग गलत लिखा है, available space occupied of a container occupied by molecules to move freely in a container। इसका मतलब ये है कि एक कंटेनर में जितना भी स्पेस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर स्पेस में अगर मैं किसी गैस को छोड़ दूं तो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। पर यहाँ पे क्या हो रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो था, जो कि हमने नेग्लिजिबल कंसिडर किया था इससे पहले, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया था, तो उस चीज़ को अब हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे गैस का ना एक मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑक्यूपाइड है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्यूपाइड हियर। और ड्यू टू दिस वी कांट टेक दिस एज अ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। समझ में आया, क्योंकि इसका पर्टिकुलर मास है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि हमने इससे पहले भी देखा था। पर क्योंकि वो उस आइडियल गैस में नेग्लिजिबल था और रियल गैस में वो नेग्लिजिबल नहीं है, इसके चलते इसको हम लेंगे b, और ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसको हमने इससे पहले क्या लिया था, v लिया था, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम v माइनस बी। और अगर यहाँ पे 1 मोल या फिर 1 मोल है तो यहाँ पे 1 भी होगा, पर अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल मासेस होंगे इधर, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v माइनस एन बी। समझ में आया। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस निकल के आया वो क्या निकल के आया, v माइनस एन बी। और ये एन बी का क्या, एन बी कहाँ से आया, एन बी आया वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल का बस। अच्छा ये एन बी को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि इस वॉल्यूम को हमने क्या किया, हटा दिया। समझ में आया। तो ये हमको कहाँ से आया, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। ये सब कुछ हमने किसका देख लिया, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देख लिया। इसको मैं डब्बे के अंदर डाल देती हूँ। मतलब हमने वॉल्यूम में करेक्शन किया, किस चीज़ का करेक्शन किया, उसमें एनबी को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। पहले था वी और अभी हमने एनबी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम प्रेशर में जाएंगे, प्रेशर में भी हमको कुछ ना कुछ चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि अब ये जो पॉइंट मास था वो चेंज हो चुका है बड़े बड़े स्पेरिकल मासेस में, और ड्यू टू दिस सारी चीज़ें बदल चुकी है, ठीक है ना। फिर हम वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स को और अच्छे से जानेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर के बारे में। प्रेशर ऑफ रियल गैस। देखो ध्यान देना। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमने वी के बारे में तो बात कर ही लिया था, पर ये प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है। वी तो वॉल्यूम ऑफ वो कंटेनर से पता चल गया हमको, पर ये जो पी है ना दोस्त, ये पी हमको पता चलता है, ये जो पी का जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कहाँ से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो आपको सिंपली लिखना है कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फोर्स जनरेट कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, वेयर इट इज जनरेटेड। तो देखो मैं आपको 2 कंडीशन लेके बताती हूँ, एक तो आइडियल गैस का और एक तो रियल गैस का। वो थोड़ा दूर चला गया तो मैं बीच में एक सेपरेट
सेपरेशन मार्क कर देती हूँ, ठीक है ना। आई थिंक मुझे आइडियल को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ। अब ठीक है, चीज़ों को ध्यान से देखना। पहले मैं आइडियल की तरफ बढ़ती हूँ। तो आइडियल में मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, ध्यान से देखना मेरी बात। तो आइडियल में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर कंटेनर जो हमने लिया था इससे पहले, इसी कंटेनर का ना वॉल होता है कि नहीं। आपका जो घर मैंने आपको बताया, उस घर में आप खुद हो, ठीक है ना। आप इमेजिन करना, तो आपके घर के आसपास क्या है, आपका घर किससे सराउंडेड है, वॉल से सराउंडेड है कि नहीं। आप आसपास आपको घर पे क्या दिख रहा है, दीवार ही दिख रहा है कि नहीं। तो वैसे ही वो जो कंटेनर है जिसके अंदर वो पार्टिकल्स थे, वो क्या है, वो एक कंटेनर के अंदर है जिसका कि एक पर्टिकुलर सरफेस है। अब इसी पार्टिकल में क्या होती है, मोशन होती है। आपको भी पता है ये गैसेस क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो अब क्या होता है, तो ये इसमें से पर्टिकुलर एक गैस को मैंने पकड़ लिया, एक पॉइंट मास को पकड़ लिया। इसी गैस को जब मैं टकरा देती हूँ, मतलब कोलिजन करवा देती हूँ, किसके साथ, कंटेनर के दीवार के साथ, तो क्या होगा, कोलिजन होने के बाद क्या होता है, आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी। फिजिक्स में जब कोलिजन होता है तब यही पार्टिकल चेंज इन डायरेक्शन करता है, मतलब उसका इम्पैक्ट भी होता है। तो उसका इम्पैक्ट होता होगा। तो अगर मान लो कि उसका मोमेंटम पहले mv था, तो चेंज इन तो फिर क्या होता है, जब वो कोलाइड हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसका जो मोमेंटम है ना, लेट सपोज mv डैश हो जाता है। तो इसके चलते क्या हुआ कि इसका मोमेंटम जो है ना वो चेंज हो गया, और दिस चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। और प्रेशर क्या होता है, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है कि नहीं। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर, और वहीं से हमारा ये फोर्स से हमको पता चलता है प्रेशर के बारे में। समझ में आया। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये एक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है। जब वो यहाँ से टकराएगा ना, यहाँ पे टकराएगा, तब उसको एक अलग से प्रेशर फील होगा, और वो प्रेशर कैसे फील होगा वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आया आपको। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रियल गैस के बारे में। रियल गैस में क्या होता है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू डैट, मैंने आपको प्रेशर का क्या बताया था, प्रेशर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर। वॉल्यूम का एक्चुअल मतलब क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस। वैसे ही प्रेशर का एक्चुअल मतलब होता है टोटल प्रेशर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, इस बात का इस्तेमाल हम रियल गैस में करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि यहाँ पे प्रेशर को हमने क्या लिया है, प्रेशर ऑफ गैस इज नथिंग बट P, है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं रियल गैस की। रियल गैस में भी सेम केस ले लो, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m मास के पार्टिकल्स होंगे। तो हमने m दे दिया, और ये मान लो पार्टिकल A है, ये मान लो पार्टिकल B है, और ये मान लो पार्टिकल C है। अब क्या होगा, इमेजिन करना, ये पार्टिकल A जो है ना, ये आप हो, ठीक है। वैसे ही ये जो पार्टिकल है ना, ये आप हो, मतलब कंटेनर के अंदर जो भी इंसान है, जो भी आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, उसको आपको इमेजिन करना है कि वो आप हो, ठीक है ना। अब मान के चलो, ठीक है ना, ये है कंटेनर, मतलब आपका रूम, और आपको बताया गया कि आपको इस कॉर्नर ऑफ एंड से, आपको इस कॉर्नर ऑफ एंड में भागना है। आपको उसको टच करके आना है, इसे टच करना है, ठीक है ना। तो जब आप भागोगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे भागे तुम, उसको टच करने के लिए, ठीक है ना, हाथ से टच करने के लिए, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा, आप फ्रीली भाग रहे हो, आप फ्रीली भाग रहे हो, आपके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। सामने कोई ऑब्स्टिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप इजीली भाग लोगे। तो ये जो केस है ना, ये आइडियल केस का कंडीशन है। समझ में आया। पर मान लो कि आप सेम ही चीज़ भाग रहे हो, पर अब आपने क्या यूज़ किया, आपको पीछे से थेराबैंड पकड़ के बांध रखा है। मेरे पास एक थेराबैंड है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास थेराबैंड है, और मैं इधर से उधर भागने वाली हूँ, और मुझे इस थेराबैंड से ऐसे बांध दिया गया। तो अब इधर से किसी ने पकड़ा, उधर से किसी ने पकड़ा, तो अब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसके चलते मैं पहुँच तो जाऊँगी अपने डेस्टिनेशन में। ऐसा नहीं है, हमारा रूम इतना तो बड़ा है नहीं जो हम पहुँच ही ना पाए, ऑब्वियसली पहुँच जाएंगे।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि इस थेराबैंड को तुम्हारी मदर ने पकड़ रखा है और इस थेराबैंड को तुम्हारे ब्रदर ने पकड़ रखा है, और जिसके चलते तुम पकड़ तो रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे टच तो कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर तो जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल भाग रहा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेशर तो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये सेम चीज़ इधर भी हो रहा है, यहाँ पे भी एम वी हो रहा है, यहाँ पे एम बी डैश हो रहा है, और जिसके चलते प्रेशर जनरेट तो हो रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसने और इसने क्या कर रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है? आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि दो मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते इसकी जो प्रेशर है ना, उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा, कैसे आएगा? आपने यहाँ पे भी प्रेशर देख लिया, यहाँ पे भी प्रेशर देख लिया, तो रियल गैस में जो चेंज वो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, टोटल प्रेशर में चेंज। अब टोटल प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है? तो टोटल प्रेशर जो होता है ना, टोटल प्रेशर इज नथिंग बट इंटरनल प्रेशर प्लस एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जो आप इधर देख रहे हो ना, जो कि हमारा प्रेशर ऑफ गैस है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल से बना है, यहाँ पे कोई इंटरनल फोर्स लग नहीं रहा है। समझ में आया? यहाँ पे भागने के लिए किसी ने पीछे से पकड़ के नहीं रखा है, वो फ्री है, वो इजीली भाग रहा है। पर यहाँ पे उसको अंदर से एक प्रेशर भी, दबाव भी लग रहा है। ये जो मेरे को पकड़ के रखा था थेराबैंड से, तो मुझे एक अलग से दबाव फील हो रहा था कि नहीं? वो भी पावर लगा रहे थे मुझे पकड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब मुझे किसी ने खींच रखा है ऑलरेडी, तो एक प्रेशर तो मैं तब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो टोटल जो हम आंखों से देख रहे हैं वो तो जस्ट पी है, पर अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो है इंटरनल प्रेशर। तो ये जो इंटरनल प्रेशर है वो इसमें दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा। इसको हमने क्या कर दिया, इंटरनल प्रेशर को हमने काउंट नहीं किया, इसलिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर को ही नॉर्मल प्रेशर मान लिया। समझ में आया? इसीलिए इसका जो पी एक्सटर्नल था वो पी पड़ा। समझ में आया? वैसे ही अगर आप इधर देखोगे ना, इधर आपको ना ये प्रेशर के चलते ये जो प्रेशर लग रहा है ना, ये प्रेशर हो जाएगा इंटरनल प्रेशर, और ये जो प्रेशर लग रहा है वो हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर। और यही इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के चलते क्या होगा, इस इंटरनल और एक्सटर्नल के चलते इंटरनल वाले का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, और उसके बारे में जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझ लो, पी एक्सटर्नल को हम पी मान के चलेंगे, है कि नहीं? और ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। समझ में आया? अब इस पी इंटरनल वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रब आउट कर दूंगी। तो गाइज, अब हम बात करने वाले इंटरनल प्रेशर के बारे में। ये इंटरनल प्रेशर का फिर फॉर्मूला होगा क्या? तो देखो, आपको जिस कंटेनर के बारे में पढ़ाया गया था उसमें आपको बताया गया था कि ये मास ऑफ ए है, ये मास ऑफ बी है, और ये मास ऑफ सी है। थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, और वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आपको पढ़ाया गया था। इंटरनल प्रेशर इसके थ्रू जनरेट हो रहा था। अब अगर हम इसका कंसंट्रेशन देखें, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, इंटरनल प्रेशर जो होता है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन देखें, किसका कंसंट्रेशन देखें, इसका कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली हमको प्रेशर का एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो हमको कैसे फाइंड आउट करना है, हमको ऑब्वियसली उसका ये देखना पड़ेगा वो डिपेंड किस पे करता है, सो दैट हम उसका एक रिलेशन बना पाए। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन मैं से सिर्फ ये लिखती हूँ ऑफ ए क्या होगा। अगर आप देखोगे ना, ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, मान लो कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, n मोल पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है ना, n मोल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा n/v, और किसका है ये, ए का है, तो n/v ऑफ ए, है ना। आपको पता है ये कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है। वैसे ही आप मुझे एक बात बताओ कि क्या इस कंटेनर में जब मोशन होगा तो बस ये ए वाला ही मास एक्सपीरियंस करेगा क्या, दिस टाइप ऑफ प्रेशर? ऑब्वियसली उसको पकड़ने वाला भी एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो करेगा ही। तो जब ये पकड़ने वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बी वाला या सी वाला में से किसी एक को पकड़ लो, चलो सी वाले को पकड़ लेते हैं, तो सी वाला भी कभी ना कभार तो एक्सपीरियंस करेगा ही इस तरह का फोर्स, इस तरह का कोलिजन। और तब जब ये एक्सपीरियंस करेगा तब ए वाला और बी वाला दोनों मिलके इसको पकड़ेंगे,
जिस तरह से इसको सिर्फ इन दोनों ने नहीं पकड़ रखा था, ये जो मेरे को थेराबैंड में पकड़ रखा है ना, बस मम्मी ने और भाई ने नहीं पकड़ रखा है, इस रूम में जितने भी लोग हैं सब ने पकड़ रखा है। और क्योंकि मैंने इधर बोला है कि इस पूरे कंटेनर में n नंबर ऑफ मोल पार्टिकल ने ए को पकड़ रखा है, उसके चलते इधर n/v कंसंट्रेशन आ गया। वैसे ही इस C को भी ना n नंबर ऑफ मोल्स पकड़ के रखेगा। देखो n नंबर ऑफ मोल पार्टिकल है इसके अंदर, तो ऑफकोर्स n नंबर ऑफ मोल पकड़ के रखेगा उसको। तो मतलब ये जो n है ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है और उनका मैंने पर्टिकुलर अमाउंट भी बोल दिया कि पर्टिकुलर नंबर भी बोल दिया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि है n मोल। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि जो C पे जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, वो क्या होगा n/v एज इट इज, और कंसंट्रेशन ऑफ C। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C पे डिपेंड कर रहा है, और आगे चल के वो किस पे डिपेंड कर रहा है, n/v ऑफ A मल्टीप्लाई बाय n ऑफ v ऑफ C, जिसको कि आप सेम बोल रहे हैं। तो आगे चल के ये जो P इंटरनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/v², है कि नहीं? अब इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप हटाओगे तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, P इंटरनल इज इक्वल टू an²/v²। समझ में आया? ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल प्रेशर। और यही इंटरनल प्रेशर को जब आप टोटल प्रेशर में जोड़ दोगे, P टोटल ऑफ रियल गैस, जो कि रियल गैस का है, तो वो क्या हो जाएगा, P प्लस P इंटरनल, और जो कि हमारा P इंटरनल का फॉर्मूला है दैट इज, मैं इधर ही रब करके लिख देती हूँ, an²/v²। समझ में आया? तो ये हो जाएगा करेक्टेड प्रेशर वाला फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ही मैं ऊपर लिखने वाली थी, बट कोई बात नहीं, मैंने इसको नीचे लिख दिया। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने वॉल्यूम को करेक्ट कर दिया है, हमने प्रेशर को करेक्ट कर दिया है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या बना। तो फाइनली हमारा जो ओवरऑल कंक्लूजन बना, और वो कंक्लूजन जो था ना, वो हमको एक साइंटिस्ट ने दिया था, एक इक्वेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एक इक्वेशन के फॉर्म में। और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, वैन डर वाल, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। तो वैन डर वाल साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक का कंक्लूजन है, और वो क्या है, P प्लस an²/v² v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जितना भी स्टोरी वगैरह पढ़ा है हमने, उस सब में हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर नीट स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ ऑल्सो फॉर JEE स्टूडेंट्स एंड JEE एडवांस स्टूडेंट। इससे आपको हाई लेवल का मुझे नहीं लगता कि आपको कंटेंट की ज़रूरत होगा, क्योंकि इस बार मैंने कंटेंट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी है। मैंने इस पूरे इक्वेशन को पूरा डीपली नीचे से खोद के एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। अब आपका काम क्या है, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद इसके बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना है। पहले इस वीडियो को देख लो और फिर आप फ्री हो जाओ, आपको जहाँ जाना है, जहाँ जो भी बुक लगाना है आप लगाओ, आपको DPP सॉल्व करना है, जो करना है करो। आप भाग जाओ इस वीडियो को देखने के बाद और दबा के क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ में आए? और अगर कुछ नया नया दिख जाए तो उसको कई नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है ना। चलो, तो बात कर लेते हैं P की। व्हाट इज़ P? P इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। मैंने आपको अच्छे से बताया है। ओके, टोटल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर तो ये पूरा है, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक्सटर्नल प्रेशर है। किसका? रियल गैस का। ओके, व्हाट इज A? अच्छा, A के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले N की बात करते हैं। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम ऑफ गैस, RT, R क्या हो जाएगा इसका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या हो जाएगा?
टेम्परेचर, और ए और बी क्या हो जाएंगे, वैन डर वाल कांस्टेंट। अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जिसकी बात करने जाएंगे वो क्या होगा हमारा, ये वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी। ठीक है ना। अब तक तो हमने करेक्शन के बारे में बात कर ली, किसके बारे में बात करी थी हमने, इसके बारे में। ये दोनों क्या है, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम करेक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन। हाँ, और ये जो हमारा किया गया है वो क्या है, प्रेशर करेक्शन। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गया होगा। तो अब इस चीज़ को झट से लिख लो और फिर हम बात करने जाएंगे किसके बारे में, ए के बारे में और पी के बारे में। सबसे पहले तो हम ए का यूनिट पढ़ेंगे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे ही हम बी में करेंगे और फिर हम आगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में उसको ऐड करके फिर हम इस पूरे टॉपिक को एंड करेंगे। सो गाइज, हमारे पास IIT JEE 2012 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में ना आपको एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है ना। आपको पता है अब तक जितना भी मैंने नॉलेज दिया है ना, उस नॉलेज का जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन को अच्छे से समझना है, कहाँ पे वो यूज़ करना है। देखो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, उनको लगेगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब आपको कोई फॉर्मूला दिया जाता है ना, आप कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए एज एन IIT JEE स्टूडेंट कि आप बस उस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ऐसा नहीं होता। मतलब आपको बस क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी वैन डर वाल का इक्वेशन दिया था, उस वैन डर वाल के इक्वेशन में आपको मान लो, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और आपको बस पी का फाइंड आउट करना और बाकी का आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा। आप नीट के स्टूडेंट नहीं हो, आप एक JEE के स्टूडेंट हो, और मोर स्पेशली कि आप एक IIT के स्टूडेंट बनना चाहते हो आगे चल के। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि कुछ कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ता है ना, आपको यहाँ पे आपको वैन डर वाल वर्ड को देखना पड़ेगा उससे पहले कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल किया गया है कुछ और। बहुत बच्चे ग्राफ देख के डर जाएंगे। जब आप वैन डर वाल गैस का वर्ड सुन लोगे ना तो आपके दिमाग में एक इक्वेशन खड़केगी। कौन सा इक्वेशन खड़केगी, अगर मैं सोल्यूशन बताऊं तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो, आपको पता है वैन डर वाल गैस का क्या है इक्वेशन, इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, जो कि था P + AN² / V² मल्टीप्लाई बाई V - NB इज इक्वल टू nRT। ये बात तो तुमको पता है। और इस इक्वेशन को अब क्या करना है, अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे B0 बोला गया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैन डर वाल कांस्टेंट A। इसका मतलब तो है कि यही इक्वेशन का इस्तेमाल करके तुमको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत बच्चे पता है कहाँ पे घबरा जाएंगे, उनको ये इक्वेशन आएगा, उनको सब कुछ आएगा, पर वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो ग्राफ से पता नहीं कर पाएंगे कि उनको डेटा क्या दिया है और उस डेटा से किस तरह से आंसर को निकालना है। ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है ना, इतना वैल्यू दिया होता है, यहाँ पे इतना वैल्यू भी दिया होता है ग्राफ में। अब देखो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अभी B0 बोला है तो मतलब ये 0 हुआ कि नहीं। तो अगर हम देखें तो P + AN² / V² मल्टीप्लाई बाई V nRT हो गया कि नहीं। अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना वो 1 है। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। और जब हम इसको आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A/V इज इक्वल टू RT। ये हो जाएगा। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब आप फर्दर सॉल्व करते रहते हो ना तो आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखने लग जाती है। मतलब जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा ना फर्स्ट सीक्वेंस के बाद, वो सीक्वेंस जो है ना वो आपको चीज़ों के साथ सॉल्व करते करते दिख जाती है। जैसे आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया और अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे PV है, यहाँ पे PV है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे ना इस B को काटने के बाद, तब आपको एक चीज़ दिखेगा। आपको दिखेगा यहाँ पे एक P है, यहाँ पे एक V है और यहाँ पे भी एक PV का रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब आप इस चीज़ को इसके साथ देखोगे, मिलाओगे, तो आपको एक चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा, PV मिलेगा। अब आपके लिए थोड़ा इजी रह जाएगा ग्राफ के साथ रिलेट करने में। अब दूसरा एक और चीज़ आप देखो, जब आप इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या दिखेगा, A/V दिखेगा कि नहीं। अब इस A/V में भी आपको एक चीज़ दिख रहा है कि 1/V का भी ग्राफ का प्लॉट दिया हुआ है कि नहीं, और RT का नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो RT है ना वो कुछ और नहीं, वो
mx+c में जो वो c वाला पार्ट है ना, वो है। समझ में आया कि नहीं? वो चीज़ मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले ये समझ लो। अब आपको इसको कंपेयर करना है किसके साथ? ग्राफ के साथ। अगर आप इसको ग्राफ के साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस का पार्ट है और ये वाई एक्सिस का पार्ट है। और आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, y इज इक्वल टू mx+c। तो क्यों ना हम इस y को शफल करके, x को शफल करके इस फॉर्मूले तक इसको लेके आए, है कि नहीं? आपको पता है ये चीज़ c है, तो y इज इक्वल टू mx+c अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो हमको ये इस तरफ लेके जाना है, ये इस तरफ लेके आना है। तो अगर आप उसको इस तरफ लेके गए तो ये हो जाएगा -a/v। ठीक है, माइनस देख के मत घबराना, क्योंकि मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट किया है और फिर मैंने क्या किया, इस RT को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया है, PV - RT। समझ में आया? इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट किया, इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमको C का रिलेशन देगा, ये जो है ये हमको y का रिलेशन देगा, और ये जो है वो हमको mx का रिलेशन देगा। मैंने एक गलती कर दी थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो AV था वो क्या था, वो x एक्सिस में था, और ये जो था वो y एक्सिस में था, ठीक है ना। और ये जो RT था ये C था, तो ये x एक्सिस वाले को मैंने क्या किया, इस तरफ शिफ्ट कर दिया, सो दैट ये y एक्सिस एक साइड में रहे और ये x और C एक साइड में रहे। तो ये y एक्सिस का मैंने एज इट इज इधर रख दिया और RT - a/v कर दिया। अब एक चीज़ तो तुमको पता है कि ये क्या है, y है, ये क्या है, C है, तो ये क्या है, ये है mx। और इसमें भी मोर स्पेसिफिकली इसमें m क्या है, m का मतलब पता है ना आपको, जानते तो हो आप अगर मैथ स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि m जो है वो स्लोप है। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है a, और यहाँ पे a को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साधारण a नहीं है, ये -a है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस चीज़ को आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, -a 1/v, और दिस a इज नथिंग बट अ स्लोप। और अब इस स्लोप को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये। अच्छा, स्लोप होता क्या है, tan थीटा होता है, होता है कि नहीं? tan थीटा क्या होता है, y/x। पर यहाँ पे हमको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का रेंज दिया गया है, तो रेंज में आपको क्या करना पड़ेगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रब आउट कर देती हूँ, सो दैट आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। अब हमने ये स्लोप है ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब स्लोप आपको पता है क्या है, स्लोप इज नथिंग बट a, और मोर स्पेसिफिकली -a। तो -a विल बी व्हाट, y2 - y1, मतलब y2 - y1 यहाँ पे क्या होगा वो पहले ये देख लेते हैं, नीचे से देखते हैं। 3 - 2, ये x एक्सिस वाला है, ठीक है ना, 3 - 2। अब 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 20 के साथ, तो ये y2, ये x2 है, तो ये उसका y2 हो जाएगा। तो 20.1 माइनस ऑफ 21.6। समझ में आ रहा है, 21.6। अब आगे इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको इसका वैल्यू जो मिलेगा ना, उसका आंसर जो मिलेगा ना, वो मिलेगा 1.5। ठीक है ना? कैसे मिलेगा? ये जो वैल्यू है, जब ये इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, और वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो वैल्यू जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। समझ में आए? आपको पता चल गया ये किस तरह से 1.5 है। अब आई होप आपको समझ में आ गया कि चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमने बहुत कुछ जान लिया इक्वेशन के बारे में, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स के बारे में, क्योंकि अब हमको बहुत अच्छे से जानना है कि वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट होती क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना? पहला हमारा वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट होगा हमारा प्रेशर करेक्शन वाला। प्रेशर का कॉन्स्टेंट कौन सा था, ए या बी? ठीक है ना? प्रेशर करेक्शन का जो ए वाला है ना, जिसको कि हम कांस्टेंट बोलते हैं, ऐसे लिख लो, कांस्टेंट ए। इस चीज के बारे में जानेंगे। अब तक तो आपको बस यही पता है कि ये जो कांस्टेंट है ना ए,
ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। मेरी लाइन सीधी नहीं बनती। दिस इज प्रोबेबली अ गुड आइडिया, है ना। चलो बात कर लेते हैं ए के बारे में। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखो यूनिट कैसे निकालते हैं। आपने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है क्या? हमारा फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है P + AN²/V², जो हमारा प्रेशर का टर्म है। इस प्रेशर में आपको, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो आपको एक चीज़ पता चलता है। क्या पता चलता है आपको? आपको ये पता चलता है कि जो क्वांटिटीज ऐड होती है ना, वो दोनों क्वांटिटीज सेम क्वांटिटी होती है। मतलब सेम क्वांटिटीज आर गेट एडेड इन डायमेंशनल एनालिसिस। तो मतलब अगर ये वाला टर्म प्रेशर है तो ये पूरा होल टर्म भी क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि P = AN²/V²। और इसी का हेल्प लेके हम क्या करेंगे? ए का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, ये हो जाएगा PV² / N²। और आगे चल के इस P को क्या लिख सकते हैं हम? ATM लिख सकते हैं। V को वॉल्यूम, लीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा मोल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला यूनिट का। ठीक है ना, समझ में आया? चलो अब बात कर लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। ठीक है ना, इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका पहला महत्व। अभी आपको जस्ट अभी मैंने बताया था, उस चीज को पहले नोट डाउन कर लो। क्या बताया था मैंने? ए डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा ए की वैल्यू। ठीक है ना। और ये चीज़ आपको कहाँ दिखेगी? यहाँ पे आपको कुछ कुछ फोर्सेज होते हैं, है कि नहीं? वैंडरवॉल फोर्सेज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग फोर्सेज होते हैं, जिसका फोर्स जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ ए। और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं किस मॉलिक्यूल में, वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको समझाऊंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि ए जो है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा ए की वैल्यू। और एक बात बताऊं, ये बात हमेशा याद रखना, फोर्स ऑन पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन, अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, FOA। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। समझे मेरी बात? नहीं समझे? क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक एक क्वेश्चन नहीं करवाया आपको। बिना क्वेश्चन किए ना आप चीज़ों को फील नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपको ये समझाने का, तो एक क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन करना आप। तो क्वेश्चन है SO2 एंड CH4 विच हैज़ मोर ए वैल्यू। इसमें से वैल्यू ऑफ ए किसका है, तो आपको अरेंज करना है। तो आपको पता है कि आपको कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। मैं ऐसे आंसर लिखती हूँ जैसे कि मैं किसी इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है ना। तो चलो, तो अगर आप देखोगे ना SO2 को, आपको SO2 का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आप केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि चीज़ों का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा बैंड V शेप टाइप का होता है। तो वो कैसे होता है वो चीज़ अभी मैं तो इस वीडियो में नहीं बता सकती। मेरे बहुत सारे वीडियोस है, आगे आप देख सकते हैं। मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं, तो वो यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ज्योमेट्रीज पे वीडियोस। और ऐसे ऐसे ट्रिक के साथ बनाया ना कि आप कभी भूल भी नहीं पाओगे ऐसे ऐसे वीडियोस, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रही है? देखो, चीज़ों का पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे होती है? यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसका निकालना है कि ये है क्या। ये डेल पॉजिटिव है या डेल नेगेटिव है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। अब इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होता है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वैसे ही ये वाला भी ऐसे ही होगा।
वैसे ही ये वाला भी ऐसे ही होगा और वैसे ही ये वाला भी ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इस तरफ इसका डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो ओवरऑल डाइपोल है, एक तो इस तरफ है, इस तरफ है, तो वो उसका ओवरऑल डाइपोल नीचे की तरफ जा रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि इसका जो डाइपोल है वो क्या है? नॉन जीरो है। मतलब इसका जो म्यू का वैल्यू है वो क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है ना? और इसका तो ये क्या है? पोलर है। वेराज ये वाला अगर आप देखोगे, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट। इसका मतलब ये है कि इसका जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है? जीरो है। और ये क्या हुआ हमारा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आया? और मैंने अभी आपको बताया कि पोलर मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ ए किसकी ज्यादा है? SO2 की। ठीक है ना? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको इससे से रिलेटेड और भी कुछ सिग्निफिकेंस बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब दूसरा सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ठीक है ना? तो हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जो ए है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। किसके? मोलर मास के। ठीक है? इसका मतलब ये है, ये भी हम एग्जाम्पल से इसी समझेंगे, नहीं तो आप फील नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। आप एक काम करते हो, हेलोजन फैमिली का हम एग्जाम्पल लेते हैं। दैट इज F2Cl2 Br2 एंड I2। आप मुझे एक बात बताओ, किसका मोलर मास ज्यादा है? आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हो ना तो आपको दिखता है कि F इधर आता है, क्लोरीन इधर आता है, ब्रोमीन इधर आता है, आयोडीन इधर आता है। इसका मतलब क्या है कि जितना नीचे जाओगे उतना मोलर मास बढ़ता है और इस तरफ भी बढ़ता है कि नहीं? तो मास सबसे ज्यादा किसका है? आयोडीन का। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम मास गिनते हुए नहीं बैठेंगे, ये हमको थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है चीजों को। तो इसका मतलब ये है कि किसका ज्यादा है? अगर ये क्वेश्चन है हमारा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, यार ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? I2 Br2 Cl2 और फिर F2। समझ में आया? इस तरह से हमको ए का पता चल गया। एक और चीज अगर आप देखोगे ना, मोलर मास को छोड़ो, आप अगर एक और चीज देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये जो I2 है ना ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Br2 जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और F2 जो है ना वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप मुझे एक बात बताओ, किस में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा, मतलब किस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या लिक्विड या फिर गैस में? आपने तो ये 6th 7th या 8th क्लास में भी ये चीज़ जाना होगा। नहीं, 9th क्लास में आपको शायद पढ़ाया जाता है इस चीज़ के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप पहली बार साइंस का सब्जेक्ट खोलते हो तब आपको ये पढ़ाया जाता है कि किस में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड ड्यू टू दिस, ये वैसे भी अगर आप उस लॉजिक से भी देखोगे ना तो भी इसका आंसर ये होगा। समझ में आया? अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरे सिग्निफिकेंस की ओर। ए जो होता है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फोर्स होते हैं ए में। मतलब मैं चाहती तो ये अलग से नहीं बताती, मैं इसी में इससे पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसी के साथ रिलेट करा देती। पर इतने सारे अट्रैक्शन में ना सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। एंड ड्यू टू दिस मैंने इसको एक अलग सा पॉइंट में ले लिया सो दैट आपको ये चीज़ याद रहे। ठीक है ना? तो एक इस पे डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और ये बात मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट डाउन करवाऊंगी मैं, वो ये है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मोलर मास के क्वेश्चंस क्लैश कर जाए, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कभी दिख जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एक मॉलिक्यूल है, तो आपको क्या सोचना है? मतलब तब क्या सोचेंगे? तब क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहला प्रायोरिटी दे या मोलर मास को? तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग has more value of A irrespective of its molar mass। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम पहला प्रेफरेंस देंगे, तो H बॉन्डिंग जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू मोलर मास। और इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या आ जाता है?
फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिया CO2, CO नहीं O2 लेती हूँ, O2 NH3 और हाँ N2, ये हमारा क्वेश्चन है। और मैंने जो लिए ना ये मॉलिक्यूल्स, इन सारे मॉलिक्यूल्स का ना मुझे मोलर मास पता है, इसलिए मैंने थोड़ा लिया, थोड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को समझाना, ठीक है ना। अभी मोलर मास कौन काउंट करते बैठेगा, है कि नहीं। तो देखो एक चीज़ देखना, इधर आपको जो चीज़ दिखेगा वो ये है कि जो CO2 है ना, CO2 का मोलर मास है 44, O2 का क्या है 32, इसका क्या है 14 से 28, और इसका क्या है 14 15 17। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि NH3 का जो है ना ये मोलर मास वो सबसे कम है। अगर हम मोलर मास का कॉन्सेप्ट देखें तो NH3 का सबसे कम है। पर आपको मैंने अभी यही पॉइंट बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आप देखोगे इन सारे मॉलिक्यूल्स में से ये जो मॉलिक्यूल है, एक तो ये नॉन पोलर है, सॉरी ये एक तो ये पोलर है, बाकी सारे नॉन पोलर है। मतलब इसमें भी क्या होता है, दोनों साइड से क्या होता है, डाइपोल कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे भी डाइपोल कैंसिल हो जाता है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, चीज़ें कट जाती है, ठीक है ना। पर अगर आप इसको देखोगे ना, ये पोलर के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कैरी करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, क्योंकि आपको भी पता है ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है, और वो सारे एक्सेप्शंस के पीछे का कारण ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। कभी कभार जब आपको कभी रीज़न पूछा जाता है ना तो आप ध्यान से गौर करना, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको दिखेगा, वो क्या दिखेगा कि जो NH3 है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते सबसे पहला पोजीशन पकड़ लेगा A की वैल्यू में। समझ में आ रहा है। तो ये जो हो रहा है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। फिर आपको क्या दिखेगा, फिर आप मोलर मास के हिसाब से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। फिर हो जाएगा हमारा CO2, फिर हो जाएगा हमारा O2, फिर हो जाएगा हमारा N2। समझ में आया। मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ना मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मोलर मास को ना और थोड़ा डीपली पढ़ा जाए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो बेटा अब आ जाता है हमारा लिक्विफिकेशन का कॉन्सेप्ट। मैंने चाहा कि इसको पूरा मिटा दूं, पर मैंने सोचा कि नहीं भाई इधर सारे सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, तो इधर लिक्विफिकेशन का छोटा सा सिग्निफिकेंस है, उस चीज़ को थोड़ा सा लिख देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था हमारे JEE मेंस में, और उसको मैं अच्छे से रब करके फिर मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। तो चलो बात कर लेते हैं उसका, लिक्विफिकेशन का। देखो ये लिक्विफिकेशन वर्ड से ना ज़्यादा घबराना मत। कौन सा गैस, जो गैस जितना ज़्यादा इजीली लिक्विफाई करता है ना उसकी A की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में ना A की वैल्यू दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि इसमें A की वैल्यू इतनी है। जिसमें आपको A की वैल्यू ज़्यादा दिख जाए, आई एम सॉरी, आपको लिक्विफिकेशन की वैल्यू दी जाएगी, और कभी कभार A की भी वैल्यू दी जाएगी। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका A की वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब अगर लिक्विफिकेशन में अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसका A का वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है ना। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि H2, ठीक है ना, ये आप नोट कर लो कहीं पे कि हाइड्रोजन और जो हीलियम है ना, ये दोनों के जो पार्टिकल्स है, हीलियम पार्टिकल्स आर वेरी वीक। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है ना इनके पार्टिकल्स। और ड्यू टू दिस दे हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है ना। अगर पार्टिकल वीक है तो फोर्स भी कम ही होगा, ठीक है ना। तो अगर फोर्स कम होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसका लिक्विफिकेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ के रखना। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था A वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ चुका है ऑलरेडी JEE मेंस में, तो मैंने वो तैयार कर दिया है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में ना आपको क्या दिया गया कि A और B जो है ना ये दोनों वैन डर वाल कांस्टेंट है, ठीक है ना। इससे आपको पता चल चुका है कि अब हमको वो रियल गैस इक्वेशन में जाना है जो हमको एक ऑनलाइन में एक टीचर ने पढ़ाया था, जो कि हूँ मैं। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको वैन डर वाल कांस्टेंट में वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या उस फॉर्मूला की ज़रूरत है क्या नहीं। क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन इथेन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विफाई वाला कॉन्सेप्ट को बुलाया गया है। इसका मतलब ये कि अभी जो मैंने लिक्विफिकेशन को पढ़ाया है ना आपको,
उस चीज़ को आपको इसके साथ रिलेट करना है। और आपको जस्ट अभी मैंने बताया था, जिसका लिक्विफिकेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा लिक्विफाई करता है, जो सबसे ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा उसका ए की वैल्यू डिजर्व करेगा, है कि नहीं। मैंने बोला था कि वो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि जो क्लोरीन है ना उसका ए वैल्यू ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अब अगर आप ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा ए फॉर Cl2 लेस देन ग्रेटर देन। आप ना सबसे पहले तो इस चीज़ से समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन, समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ चल क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ पे आधा आधा कॉन्सेप्ट बताया गया, मतलब बट से ना चीज़ों को दो दो सेंटेंस में तोड़ा गया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि A फॉर Cl2 इज लेस देन A फॉर C2H6। और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि क्लोरीन का इथेन से ज़्यादा क्या है, लिक्विफिकेशन की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पे कम दिखाया गया A की वैल्यू, है कि नहीं। हमने तो इतना कंक्लूड कर ही लिया था कि A वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज मोर देन C2H6, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, नहीं हो सकता। ये पहले देख के ही पता चल गया। तो चलो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब चीज़ें एक ही है, बस इसको इस तरफ साइन में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये कि इसका ये वाला पार्ट तो सही है। तो उसका देखते हैं वो वाला पार्ट। यहाँ पे दिया गया कि Cl2 जो है उसका B वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू C2H6 के। B वैल्यू फॉर Cl2 इज लेस देन B वैल्यू ऑफ C2H6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब Cl2 का जो A वैल्यू ज़्यादा होगा और Cl2 का B वैल्यू कम होगा, तब उसका लिक्विफिकेशन बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको मैंने आधा पढ़ाया था। आपको मैंने बस इतना पढ़ाया था कि जिसका ए वैल्यू ज़्यादा उसका लिक्विफिकेशन ज़्यादा। और इस क्वेश्चन ने आपका इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, मतलब इसका आंसर मैंने दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स आप आधी नॉलेज लेके तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन से आपको एक और नॉलेज मिली है कि ए की वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए पर बी की वैल्यू उतना ही कम होना चाहिए, तभी वो जाके लिक्विफाई करता है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। आगे भी थोड़ा पढ़ लेते। ए एंड बी फॉर Cl2 इज ग्रेटर देन ए एंड बी फॉर C2H6। तो आप अब तक जो नॉलेज लेके चल रहे थे, क्या पता आप इसको भी मार्क कर दो, क्योंकि इसमें तो Cl2 का ए ज़्यादा दिया गया है और बी भी ज़्यादा दिया गया है। तो आपको क्या पता है कि बी क्या होना चाहिए Cl2 का, क्योंकि बी पे तो अब तक हम आए ही नहीं है कि नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। तो गाइस अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन के बारे में। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सब कुछ प्रेशर करेक्शन के ऊपर था, ठीक है ना, मतलब ए के ऊपर था। वैन डेर वाल कांस्टेंट ए के बारे में हमने जितना भी नॉलेज लेना था हमने ले लिया। और अधूरी नॉलेज, आधा नॉलेज डेंजरस होती है अनपढ़ लोगों से भी, है कि नहीं। नो नॉलेज से हाफ नॉलेज क्या होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो के बीच से उठ के मत जाइए, आप इस पूरे वीडियो को पूरा देख के जाइए, है कि नहीं। चलो तो हम बढ़ते हैं हमारा वॉल्यूम करेक्शन की ओर, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। मैं अब ये लाइन तो मिटाने नहीं वाली, ये ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का सारा कंटेंट मिटा दूंगी जब तक बी नहीं खत्म होता, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं बी के बारे में। सबसे पहले तो आपको देखो, वो ए का ना कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है ना। इस बी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है, इसलिए हमने जस्ट यूनिट से स्टार्ट किया था उसका करेक्शन। तो यहाँ पे ना हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। बी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, क्या है पता है? वो फॉर्मूला बहुत कुछ बताता है, उस फॉर्मूला को भी बहुत अच्छे से जानेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, बी इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ Na मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। पहले तो इसको डब्बे में भरो, ठीक है ना। ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अब ये क्या है, रियल गैस का है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, वो रियल गैस का है। तो यहाँ पे ये चीज़ है क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूल्स जिसने ऑक्यूपाई किया था, ऑफ कोर्स ये बी जो था वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का ही पार्ट था, है कि नहीं। तो वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स थे उन सारे पार्टिकल्स का वॉल्यूम, ठीक है ना। मैं आपको दिखाती हूँ वो स्ट्रक्चर बना के, आप कितना इमेजिन करोगे भाई।
तो मान लो ये है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ मैं आपको व्यू करके, इतना तो नहीं लेता वो स्पेस, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इतने में। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसकी। तो क्या होता है ना कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स जिसने ऑक्यूपाई किया है इस पूरे वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, बी वॉल्यूम बोलते हैं। और इस वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स के, और मैंने आपको पता है, आपको उससे पहले बताया था कि यहाँ पे n मोल पार्टिकल्स होता है तब जाके वो v माइनस एन बी होता है कि नहीं, बताया था। तो यहाँ पे n मोल पार्टिकल होता है और उसी n मोल पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, पता है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे जितने भी मोल्स है, जितने भी मोल ऑफ जितने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों अभी जो कुछ भी हुआ, क्योंकि अचानक मेरे फ़ोन का वीडियो बंद हो गया और मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया था आगे। तो क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत सारा स्पेस बढ़ चुका है ना, तो उस चीज़ के वजह से ना क्या हुआ कि आउट ऑफ 128 GB 127 GB तो उड़ ही चुका है, ठीक है ना। तो उसके वजह से मुझे बहुत सारे वीडियोस डिलीट करने पड़े और फिर जाके मैं इस कंक्लूजन में पहुंची। मैंने तो इनफैक्ट सारा कुछ मिटा भी दिया था, तो फिर मेरे को वापस ये सब कुछ लिखना पड़ा। और ये चलो 4 ही मॉलिक्यूल, इससे पहले मैंने 6 तक बनाया था, तो अभी 4 से भी काम चल जाए, ठीक है ना। तो उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने देख लिया मैं पिछले वीडियो में कहाँ पे थी तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी। तो ये समझ लो कि 4 इंटू एन ए, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ना, वो मॉलिक्यूल्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, और उन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमने क्या किया था, वॉल्यूम निकाला। और जब उस एन नंबर ऑफ मोल को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या हो जाता है, आइडिया मिल जाता है। तो आपको नंबर ऑफ मोल का आइडिया मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो वैल्यू है 4, ये जो वैल्यू है 4, इसको कहाँ से लाए भाई, ये 4 आया कहाँ से, ये आपके दिमाग में आया होगा। देखो ये 4 कहाँ से आया, देखो ये जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं ना यहाँ पे, इन पार्टिकल्स के बीच में ना क्या है, स्पेसेस है, कुछ वॉइड्स है। इन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। अगर आप सॉलिड स्टेट्स अच्छे से पढ़ चुके होंगे या फिर अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इनको वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वॉइड्स क्यों क्रिएट होंगे, अगर मैं कहीं पे मोल्ड करके सब कुछ एक जगह पे रख रही हूँ तो वॉइड क्यों क्रिएट होगा। देखो बच्चे, ये जो पार्टिकल का जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ना रियल गैस के, वो क्या होते हैं, रिजिड स्पेयर्स। कैसे होते हैं, रिजिड स्पेयर। ये इतने रिजिड होते हैं कि इसी के साइज का दूसरा स्पेयर होता है, ठीक है ना। अब इससे छोटा स्पेयर कोई हो नहीं सकता क्योंकि सबके सब आइडेंटिकल होते हैं। अगर कोई स्पेयर छोटा हुआ तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ना इसके अंदर चली जाएगी, मतलब छोटा अगर कोई स्पेयर दिखा तो वो इस वॉइड को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे स्पेयर का जो क्या बोलते हैं, सारे के सारे स्पेयर्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे आइडेंटिकल है। और उसके चलते क्या हुआ कि ये जो स्पेयर्स है ना, इन्होंने अपना एक एक पोजीशन ले लिया और बीच में क्या हुआ, कुछ कुछ जगह खाली रह गई। तो ये जो 4 है ना, ये वही वॉइड्स की देन है। क्या है, वॉइड्स की देन है। तो अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे, 4 इज नथिंग बट वॉइड्स का कमाल है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को हम आगे क्या लिख सकते हैं। देखो अब ये है स्पेरिकल, आपको भी बताया गया था, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एज इट इज डाल दो इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मैंने आपको इसके शुरुआत में ही बता दिया था, जब मैं आपको बी का बता रही थी ना, एक्सप्लेन करी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि बी का फॉर्मूला आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करके जाता है। तो क्या एक्सप्लेन करके गया ये बी का फॉर्मूला, आपको बता दूं कि ये जो आर है ना, ये कुछ और नहीं, ये रेडियस है। ये तो आपको भी पता है। और आपको भी पता है कि रेडियस जो होता है ना वो साइज पे डिपेंड करता है, मतलब कि रेडियस इज नथिंग बट साइज, है ना कि नहीं। एटॉमिक रेडियस पढ़ते हो, उसमें साइज का ही कंपैरिजन होता है कि नहीं। तो एक एटम के साइज को कौन बताता है, उसका रेडियस बताता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आर जो है वो बी के क्या है, डायरेक्टली, बी जो है वो साइज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना।
तो ये जो साइज है ना वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि बी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पर। समझ में आया? ठीक है, कहाँ गया डस्टर? ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। इस चीज़ को मैं थोड़ी देर बाद लिखती हूँ। पहले आप ये समझ लो इसका यूनिट क्या है, जिसको लिखते लिखते मेरा पूरा वीडियो क्लोज हो चुका था। ठीक है, इसका यूनिट अगर आप देखोगे ना तो इसका यूनिट है, आपको भी पता है कि V माइनस एन बी होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, है कि नहीं? और आपको पता है कि इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे एन बी को आप क्या मान सकते हो, वॉल्यूम मान सकते हो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम क्या मानेंगे, इसको एन बी मानेंगे। और अगर आप बी को सेपरेटली निकालोगे तो आप पाओगे, बी को सेपरेट मतलब एक साइड में कर दोगे तो वी विल बी V बाई एन हो जाएगा, बी विल बी। और V इज़ नथिंग बट लीटर और N इज़ नथिंग बट मोल, तो लीटर पर मोल हो जाएगा B का यूनिट। समझ में आया? अब आगे बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। किसकी? सिग्निफिकेंस की। इसका एक ही सिग्निफिकेंस है, वो क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि B डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। और अब पता है बच्चों क्या है प्रॉब्लम, कि ये तो आपको पता चल गया। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल दिखेंगे। मतलब आप एक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये कॉन्सेप्ट लगाने के बाद भी दो ऑप्शंस दिख रहे हैं कि ये दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कत है। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको रास्ते में बहुत रोकेंगी। इसलिए आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे इस वीडियो में आपको वो सारे ऑब्स्टेकल से थोड़ा सा पार करवा दिया जाएगा, सो डैट आप जब कोई भी क्वेश्चन लगाओ, किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाओ, तो आपसे वो क्वेश्चन बन सके। ठीक है ना? और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लेक्चर देखने के साथ साथ जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि ये सारे ऑब्स्टेकल्स आपको आगे रास्ते में दिख सकते हैं। उन्हीं ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अभी आप जब नोटबुक खोलोगे या कोई भी JEE मेंस का प्रीवियस ईयर्स का बुक लगाओगे तो आपको ये सारे ऑब्स्टेकल्स दिखेंगे। तो वो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स से निकलने के लिए मैंने ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं, सो दैट आप उसका इस्तेमाल कर सको। अभी देखना आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल दिखता है। तो चलो हम बढ़ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, F2 और Cl2 इसमें किसका B का वैल्यू ज़्यादा है? अब ऑफकोर्स B किस पे डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड करता है। साइज किस पे डिपेंड करता है? जितना ज़्यादा नीचे जा रहे हो आप पीरियोडिक टेबल के, उतना ज़्यादा आप बड़े साइज के हो। ठीक है ना? और क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं तो ऑफकोर्स हमको वही देखना है कि डिफरेंस क्या चीज़ है। लगता है ये आंसर वाला जो ट्रेंड है ना, वो मेरे हाथ से कभी छूटने नहीं वाला। तो चलो Cl2 जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू F2। ये तो ईजी था, है कि नहीं? चलो अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। कोई लेवल बढ़ने नहीं वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी होने वाला है। ठीक है ना? तो हम ले रहे हैं सेम ही ग्रुप के हरभजन, नेहरा, अगर, कर। इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा? कौन सबसे बड़ा? चलो ज़ेनॉन भी ले लो। सबसे बड़ा कौन? ज़ेनॉन। इसका मतलब क्या है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, एज साइज इंक्रीजेस बी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो है कुछ ऐसा, CH4, C2H4, C2H6। अब बताओ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे ना तो अब आप ना कोई पीरियोडिक टेबल में साइज नहीं ढूंढ सकते। वहाँ पे पीरियोडिक का ट्रेंड लगा दिया, पर यहाँ पे पता है क्या होगा? यहाँ पे ना आपको काउंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कार्बन्स कितने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज तो आपको भी पता है कितनी सी होती है, कार्बन का ही साइज ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा कार्बन एटम्स उतना ज़्यादा उसकी साइज। तो आप मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसकी है? CH4 की या C2H4 की या C2H6 की? दिख ही रहे कि दो कार्बन वाले मॉलिक्यूल है, तो ऑफकोर्स इन दोनों में से किसी एक का होगा। पर यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 4 की जगह 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो थोड़ा सा तो इसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? C2H6 ग्रेटर देन C2H4 ग्रेटर देन CH4। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आती नहीं है। प्रॉब्लम तब आ जाता है जब आप आइसोमर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कैसे क्वेश्चंस? आइसोमर टाइप क्वेश्चंस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया यही कॉन्सेप्ट आप उसमें भी लगाओगे, आइसोमर टाइप क्वेश्चंस। तो देखना एक चीज, तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको ये CH3, CH2,
CH2 CH3। वैसे ही सेकंड वाला ये है हमारा N ब्यूटेन, पर यहाँ पे हम बना रहे हैं CH3 CH CH3 CH3, तो ये हमारा आइसोब्यूटेन। आप मुझे बताओ इसमें से किसका B का वैल्यू ज़्यादा होगा। देखो, अगर आपको लग रहा है B ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट, और अगर आपको लग रहा है A ज़्यादा होगा तो मुझे पता है कि आपको इसके बारे में पता चल गया, ठीक है ना। तो इसका एक नोट बनाना पड़ेगा आपको अच्छा खासा, और उस नोट में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, इन केस ऑफ आइसोमर्स B value decreases with increase in branching of hydrocarbon चेन। इसका मतलब ये है कि ये जो चेन है ना, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज़्यादा उसकी B की वैल्यू कम होगी। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है? A वाला ओवर B। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये क्या है, एक चेन फॉर्मेट में है, वेराज ये जो है ये एक ब्रांच फॉर्मेट में है। चेन वाला ना ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, वेराज ब्रांच वाला क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे चीज़ वॉइड्स भी एक बड़ा सा रोल प्ले करता है कि नहीं? ठीक है, चलो, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो ये एक ऑब्स्टेकल था, ऐसे ही ऑब्स्टेकल्स आपको रास्ते में देखने को ज़रूर मिलता है। तो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर के हमारे टॉपिक के आखिरी पड़ाव में। इस पे अब हम लास्ट में यही डिस्कस करने वाले हैं, हमको किस तरह से इस चीज़ को कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर अप्लाई करना है वैन डर वाल फोर्स में। अच्छा, वैन डर वाल इक्वेशन। अच्छा, वैन डर वाल इक्वेशन जो है ना चीज़, इस चीज़ को लास्ट में अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में अप्लाई करना सीख गए तो बस इसके बाद हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है। हमारा जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, ये दो चीज़ों से बना है, एक है हमारा आइडियल गैस, दूसरा है हमारा रियल गैस। आइडियल गैस के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तो नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा चैप्टर ही मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है, आप वो देख सकते हो। और कॉम्प्रेसिबिलिटी को फैक्टर को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा काम है, एज आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन वैन डर वाल गैस इक्वेशन, तो मेरे को क्या करना है, इस वैन डर वाल गैस इक्वेशन के जो टर्म्स है ना उसको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो देखो, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को ना हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? पहला फॉर्मूला तो ये होता है PV अपॉन RT। क्या होता है इसका फॉर्मूला? PV अपॉन RT। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? V रियल अपॉन V आइडियल। क्या बोला मैंने? V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है ना, अब रियल गैस में तो उसको Z के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, मतलब कि ये जो Z के जो वैल्यूज है ना, Z वैल्यूज, ये आइडियल गैस के लिए अलग है, रियल गैस के लिए अलग है। कैसे अलग है? आइडियल गैस के लिए कैसे अलग है और रियल गैस के लिए कैसे अलग है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे, जब आप आइडियल गैस का इक्वेशन देखोगे ना, जो कि है PV इक्वल टू NRT, और इसमें से N हटा दो तो PV इक्वल टू RT है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो PV है ना, इस PV की जगह मैं RT रख सकती हूँ कि नहीं? तो Z विल बी इक्वल टू RT बाई RT एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? फॉर आइडियल गैस Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1। पर रियल गैस में ना वैसा नहीं होता। रियल गैस में ना हमको देखने को मिलता है Z इज लेस देन 1 एंड Z इज ग्रेटर देन 1। और ये कैसे देखने को मिलता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो चीज़ जस्ट हम इसके अगले स्लाइड में ही पढ़ेंगे। पर जस्ट अब तक के लिए ये समझ लो कि अगर Z लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। और अगर z ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेरिवेशन, नहीं डेविएशन। ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे याद करना है आपको। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बताती हूँ कि ये है ना, ये प्रूफ करने के ऊपर भी एक JEE मेंस में ना दो क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाली हूँ मैं। उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं सॉल्व करेंगे, उसको कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पहले तो आप ये समझ लो कि आपको ये कैसे याद करना है कि अगर z लेस देन 1 हुआ तो उसको नेगेटिव डेविएशन क्यों बोले, है ना। जब कोई चीज कोई भी नंबर 1 से 0 होता है, 1 से कम होता है, तो वो कौन कौन से नंबर है, ऐसे कौन कौन से नंबर है जो लेस देन 1 होते हैं। एक तो 0 होता है और बाकी माइनस के सारे टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से कम जो भी चीज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है कि नहीं। 0 को हम कंसिडर कर नहीं रहे। तो याद रखना, अगर z लेस देन 1 होगा तो आपको क्या वैल्यू रखनी है, नेगेटिव डेविएशन। और अगर लेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो चीज़ ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगी। तो आपको आई थिंक ये पता चल गया कि लेस देन 1 पे आपको क्या कौन सा डेविएशन बोलना है और ग्रेटर देन 1 में आपको कौन सा डेविएशन बोलना है। और ये डेविएशन जो है वो किस टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, वो मैं ग्राफ के थ्रू आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। पहले मैं आपको ये प्रूफ करके देती हूँ कि रियल गैस में z की वैल्यू कब लेस देन 1 होगा और कब ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है ना। तो देखो गाइस, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जब z लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। हम यहाँ पे 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन तो ये कि जब प्रेशर कम रहेगा पर टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहेगा। जो हमारा टेम्परेचर है ना, ये ऐसा ही टेम्परेचर रहेगा, मॉडरेट 273 केल्विन, पर प्रेशर जो रहेगा वो लो रहेगा। सेकंड कंडीशन हमारा ये रहेगा कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर ज़्यादा रहेगा पर टेम्परेचर तब भी मॉडरेट रहेगा। और थर्ड कंडीशन में हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर को हाई कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि फिर हाई प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले लो प्रेशर का कंडीशन। एट लो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर अगर कम है, अच्छा पहले तो ये समझ लो कि हम यहाँ पे ना 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब n की वैल्यू हमेशा 1 रखना। ठीक है। अगर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है ना। अब देखना, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आपको कभी क्वेश्चन दिया जाए ना ऐसा कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा एट लो प्रेशर, उसकी क्या वैल्यू होगी, ग्रेटर देन z होगा या लेस देन 1 होगा, वो क्या होगा उसका वैल्यू। तो आप हमेशा उसका फॉर्मूला रटते मत बैठना। अभी मैं ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला बताऊंगी z का, ठीक है ना, अभी डिराइव करूंगी। उसको कभी मत याद करना। जब एक नीट का बच्चा देखोगे ना, मैं भी नीट का जब प्रिपरेशन करती थी ना, तब मुझे भी पता नहीं चलता था आए कहाँ से। तब मैं क्रैश कोर्स में जब मैंने ज्वाइन किया था तब बस मुझे फॉर्मूला रटा दिया गया था। तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप कभी फॉर्मूला रटो। आपको मैं बताऊंगी, अगर लो प्रेशर बताया गया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा क्या आना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप उस z के वैल्यू तक पहुंच सको। इतना हार्ड नहीं है दोस्त, 3-4 स्टेप में आप पहुंच जाओगे आपके आंसर तक। तो क्यों उसको याद करोगे, क्यों याद करना। उसका एक ट्रिक समझ लो कॉन्सेप्ट का, तो बस उसको अप्लाई करो और जस्ट पा लो अपना आंसर, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें याद करने में रहती है यार। जेई वाले बच्चों को तो इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ याद करना पड़ता है कि नहीं। तो वो क्यों फिजिकल को याद करते हुए बैठे, है कि नहीं। तो चलो बात कर लेते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर अगर कम रहता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एक नोट हमको करके रखना है, ये है हमारा इस पूरे मुद्दे को निकालने का एक रामबाण उपाय। क्या रामबाण उपाय है, ये नोट याद रखना। जिसकी वैल्यू ज्यादा, इफ द वैल्यू ऑफ P और V, क्या ना, increases, then its van der Waal constant will be neglected।
वो बोलते हैं ना कि हाथी के सामने चींटी कुछ नहीं होती, वैसे ही जब इंसान ऊंचाइयाँ पे जाते रहता है ना, मतलब जब इंसान ऊंचाइयाँ हासिल करता है, ठीक है ना, अपने लाइफ में, तब उसको जो लोग हैं ना, आसपास के लोग, वो ऐसा मतलब इग्नोर करने लग जाते हैं वो लोग, ठीक है ना, वो उसको ना नेग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पी और वी में से किसी की भी अगर आप इंक्रीमेंट देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लो प्रेशर में वी की जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, वेराज प्रेशर का आपको कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए वी इंक्रीज हो गया, तो इसमें घमंड बढ़ गया। और इसके घमंड का असर किस पे हुआ? इसी के कांस्टेंट पे हुआ। इसने खुद ही के बनाए हुए कांस्टेंट को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? और अच्छा, अब तो ये चलो हो गया, चलो थोड़ा सा मैंने तुमको ऐसे ही समझा दिया एग्जाम्पल, लाइफ का एग्जाम्पल लेके, पर अगर आप चीज़ों को लॉजिकली भी देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। पहले तो मैं लिख देती हूँ कि हुआ क्या। ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन था, ठीक है ना, v माइनस एन बी था, डेट विल बी इक्वल टू एन आर टी, होना तो ये चाहिए था, पर इसने क्या किया? खुद का ही कांस्टेंट वॉल्यूम का उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। और जब इसने इसको नेग्लेक्ट किया तो ऑफकोर्स इसको टेंड्स टू जीरो ही मानना है। तो इसका मतलब लॉजिकली अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा भी सोचोगे, पर्टिकुलर कंटेनर में जो छोटा सा वॉल्यूम लिया जाता है, जो कि बी होता है हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वो इतना भी बड़ा होता नहीं है दोस्त, उसकी वैल्यू थोड़ी कम ही होती है। और जब वॉल्यूम इसी कंटेनर का बढ़ जाए, तब तो ये छोटा सा बी का क्या हाल होगा, है ना। छोटा हाथी जब बड़ा हो जाए, छोटा हाथी को फिर भी चींटी दिखता है आसपास, है कि नहीं। और जब यही छोटा हाथी जब और ज़्यादा बड़ा हो जाए, वो चींटी तो चींटी ही रहेगा, भले ही वो कितना भी बड़ा हो जाए, है कि नहीं। पर वो हाथी जिस टाइम्स में बड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से ये जो छोटी छोटी चींटी है ना, वो कुछ नहीं। तो वैसे ही ये वॉल्यूम जब इंक्रीज होने लगता है ना, तब ये एन बी उसके सामने कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। तो तब हमको क्या करना पड़ता है? इस बी को क्या करना पड़ता है? नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको दिखेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। और एक और बात जान लो, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो हमको इसमें एन की वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है, ठीक है ना। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आप आगे सॉल्व करोगे ना, तो आपको दिखेगा पी वी प्लस ए वी बाई वी स्क्वायर, जो कि आगे कट जाएगा, और डेट विल बी इक्वल टू आर टी। अब अगर आप डिवाइड करोगे दोनों टर्म्स को, डिवाइड बोथ साइड्स विद आर टी, तो आपको क्या दिखेगा? अगर आपने डिवाइड कर दिया, पी वी बाई आर टी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ए वी बाई आर टी हो जाएगा, मतलब ए बाई वी आर टी हो जाएगा, और आर टी बाई आर टी हो जाएगा। और इस आर टी बाई आर टी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, कि नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 ही लिख देती हूँ, क्योंकि इतनी मैथ्स तो आपको आती है। और इस पी वी बाई आर टी को आप क्या लिख सकते हो? ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था उसका फॉर्मूला जेड का क्या होता है, तो इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो? जेड प्लस ए वी आर टी इज इक्वल टू 1। और इसी z को आप एक कॉर्नर में जब लेके आओगे, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? ये। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कि जो z का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? 1 से माइनस में है, मतलब लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है कि जो z है ना, वो लेस देन 1 है। समझ में आ रहा है? और अगर z लेस देन 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, यहाँ पे वो भी लिख दो, क्या है वो वैल्यू। इसलिए मैंने आपको बोला था इस चीज़ को याद मत करना, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। बहुत बच्चों को ये चीज़ याद करवा दिया जाता है क्रैश कोर्स के दौरान, पर आप मत याद करना, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से आया है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव डेविएशन हो गया। दूसरी एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि z का ना एक और फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको बताया था, वी रियल अपॉन वी मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो जो अपॉन वाला चीज़ है वो इस तरफ आ जाएगा, और जिसके चलते वी रियल जो होगा वो वी आइडियल से कम है। इसका मतलब ये है कि आइडियली वॉल्यूम जो होना चाहिए उससे रियल वाला वॉल्यूम क्या है? कम है। और अगर वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग, उसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? डोमिनेशन ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स हियर।
attractive force dominates here. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला कंडीशन बताती हूँ। तो ठीक है, मैंने लिख दिया इधर हाई प्रेशर। चलो बात कर लेते हैं इस चीज़ की। आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, आपको पता है ना ट्रिक क्या इस्तेमाल करना है। जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है उस पर घमंड आ जाता है, उसके चलते वो नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? देखो हाई प्रेशर दिया हुआ है, हाई प्रेशर का मतलब है P बड़ा है, ऑब्वियसली हमारा टर्म ही ये बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? V कम है कि नहीं? तो अब देख लिया आपने, प्रेशर बड़ा है। अब प्रेशर ने जब भी इलेक्शन जीत गया तो बस उसने अपने इशारों में लोगों अपने नागरिकों को नचाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अब वही इक्वेशन बनाओ, पर इस बार an²/v²। अब मैं ना बार बार an²/v² मेरी आदत हो चुकी है। वैसे तो यहाँ पे n की जगह 1 ही होगा, पर ऑफ कोर्स मैं इसको नेग्लेक्ट कर रही हूँ तो उतना मायने नहीं रखता है। तो डेट विल बी टेकन एज 0 और v माइनस एन भी नहीं लिखूंगी, v माइनस बी लिखूंगी। डेट विल बी इक्वल टू RT, है कि नहीं? मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, उधर मैं कुछ और भी लिख सकती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा कंडीशन उधर लिख देंगे, है कि नहीं? चलो अब बात कर लेते हैं इसकी। तो अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या दिखेगा? PV माइनस PB अपॉन RT, है कि नहीं? अब इसको वापस डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई RT। डिवाइड कर दिया तो PV/RT हो जाएगा, माइनस PB/RT हो जाएगा, और डेट विल बी इक्वल टू 1 RT/RT है। और अब PV/RT को आप क्या लिख सकते हो? Z लिख सकते हो, और PB/RT को आपको लिखना है एज इट इज, एंड डेट विल बी इक्वल टू 1। और टोटली अगर आप देखोगे तो Z विल बी इक्वल टू 1 प्लस PB/RT। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Z की जो वैल्यू है ना, Z इज ग्रेटर देन 1, है कि नहीं? अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? अच्छा, फोर्स डोमिनेट तो हमको तभी पता चलेगा कि V रियल कैसा है ना? तो आपको भी पता है कि Z अगर ग्रेटर देन 1 है तो Z रियल इज लेस देन, इज ग्रेटर देन Z आइडियल, है कि नहीं? ग्रेटर देन 1 है ना, तो Z ऑफ आइडियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमने जितना एक्सपेक्ट किया था आइडियली जितना वॉल्यूम होना चाहिए, ये मैं Z क्यों लिख रही हूँ? मैं वॉल्यूम लिखना चाहिए यार। तो जितना हमने वॉल्यूम एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? रिपल्शन डोमिनेट्स हियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है ना? अब हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो फॉर 1 मोल मैं गैस को हटा देती हूँ। मैं तीसरे कंडीशन की बात यहीं पे करके हम क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक है, चलो अब हमारा तीसरा कंडीशन ये है। अच्छा, अब तक हमने टेम्परेचर को क्या लिया था? मॉडरेट लिया था। क्या लिया था? टेम्परेचर वॉज मॉडरेट हियर इन ऑल द 2 कंडीशंस। पर यहाँ पे हमको क्या लेना है? एट हाई टेम्परेचर। वो चीज़ लिख देना अपने नोट्स में। आई होप आप लिख लोगे मेरी बात सुन के। अभी बस इसको समझ लो कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है? जो आपने प्रेशर लिया है ना, जो आपने लो प्रेशर लिया है, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का जो फॉर्मूला था वो Z में क्या था? 1 माइनस A/VRT था कि नहीं? यहाँ पे आपको क्या करना है वो थोड़ी देर बाद बोलूँगी, पहले आप ये देख लो। ये किसका है? Z एट लो प्रेशर। जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हुई। ये वैल्यू जब भी इंक्रीज हुई तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दैट विल बी 10 to 0। और जब ये पूरा वैल्यू 0 हो गया ना तो Z क्या बन जाएगा? हमारा 1 बन जाएगा। एंड व्हेन Z इज इक्वल टू 1 देन रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। समझ में आया? अच्छा,
रियल गैस ने आइडियल गैस को तो बिहेव कर लिया, पर एक और बात समझ लो कि यहां पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, रियल गैस कब आइडियल गैस में बदलेगा? तो आप क्या बोलोगे? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसको याद करने का एक ट्रिक है LPHT। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो आपको मैं ग्राफ के थ्रू बताना चाहती हूँ। ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ग्राफ मिडल में होगा। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ना कॉन्सेप्ट में इसी बोर्ड में कंप्लीट कर दूँ, इसी स्लाइड में, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा एरिया निकाल ही लिया। तो ये होगा हमारा Z के बीच में और प्रेशर के बीच में ग्राफ, प्रेशर के बीच में ग्राफ। तो देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये तो x डायरेक्शन है, ये y एक्सिस है कि नहीं? ये प्रेशर है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ये जो लाइन आपको सामने से दिख रही है ना, जो बीच में से जा रही है, ये लाइन है हमारा आइडियल गैस का लाइन व्हेन Z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है हमारा दोस्तों कि यही Z जब इसी लाइन के ऊपर अगर कोई ग्राफ बना, मतलब अभी जब मैं ड्रॉ करूंगी, एक प्लॉट करूंगी कुछ, तो उसमें अगर आपको कोई भी कर्व अगर इस Z से ऊपर दिखता है तो इसका मतलब क्या है? Z उसमें ग्रेटर देन 1 है, और अगर नीचे की तरफ आओगे तो Z लेस देन 1 है। तो क्या होता है ना दोस्त, जब हम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलते हैं, क्या बोला मैंने? हाई प्रेशर से चीज़ें शुरू करेंगे और लो प्रेशर की तरफ आएंगे तो हमको एक चीज़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हमारा ग्राफ कुछ ये कहता है, ये हमारा ग्राफ कहता है, और हमने मैथमेटिकली क्या क्या डिराइव किया है? हमने मैथमेटिकली ये डिराइव किया है कि एट हाई प्रेशर Z इज ग्रेटर देन 1। पन्ना पलटो अपना, पन्ना पलटो। आप देखोगे कि हाई प्रेशर में क्या होता है? Z क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना? और यही जब धीरे 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 इस तरफ आएगा तो Z क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और फिर Z क्या हो जाता है यहाँ पे? इक्वल टू 1 हो जाता है। उसके नीचे जब आप आओगे यहाँ पे, ये कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर है। नीचे की इस तरफ आ रहे हो आप, शिफ्ट हो रहे हो प्रेशर की, तो यहाँ पे आपको Z क्या दिख रहा है? लेस देन 1 दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर। इसके लिए पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है वो चीज़। अच्छा, ये हाई प्रेशर का है, ठीक है ना? हाई प्रेशर का क्या दिख रहा है आपको? ग्रेटर देन 1 है Z, ठीक है ना? और लो प्रेशर की तरफ आप पन्ना पलट के देख सकते हो, क्योंकि ये स्लाइड को मैं पलट नहीं सकती, ठीक है? अच्छा, अब बताती हूँ मैं आपको एक चीज़। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में ये चीज़ तो आपको पता चल गया, पर अगर इसी हाई प्रेशर में अगर मैं इस P को 0 मान लेती हूँ, जब मैं इसी प्रेशर को, ये जो प्रेशर मैं इस तरफ से इस तरफ आ रही हूँ, इसी प्रेशर को जब मैं 0 मान लेती हूँ ना, तब Z की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? तब आपको दिखेगा कि जो Z की वैल्यू है ना वो क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है? एट 0 प्रेशर ऑल्सो Z बिहेव एज आइडियल गैस। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आया, ठीक है ना? तो ये कौन सा कंडीशन का होता है? LPHT का। तो चलो, इसी के साथ हमारा वीडियो होता है ख़त्म, और मैं आपको पूरा फुल छूट देती हूँ। आप इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट भी रहेगा, और आपको ऑब्स्टिकल्स थोड़े कम आएंगे, ठीक है ना? मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ऑब्स्टिकल्स आएगा ही नहीं, पर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अब आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंट हो, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो सारे कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।